नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। कोलकाता के लॉ कॉलेज में हुई दरिंदगी पर बीजेपी लगातार हमलावर है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रही है। पार्टी की ओर से गठित 4 सदस्यों की जांच समिति कोलकाता में सत्य का पता लगाएगी। ये समिति घटनास्थल का दौरा करेगी और रिपोर्ट तैयार करके पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और समिति के सदस्य सतपाल सिंह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं असुरक्षित होती जा रही हैं। वहीं मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री है, इसके बावजूद वहां बार बार ऐसी भयावह घटनाएं घट रही हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर भाजपा हमलावर है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये बहुत गंभीर विषय है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं ने वोट बैंक के चक्कर में जो कुछ भी कहा है, उससे ये स्पष्ट है कि वे संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा और इंडी गठबंधन इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को और उसके किसी भी प्रावधान को कोई कूड़े में फेंकना चाहेगा तो हम उसे नहीं होने देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज बरेली में उन्होंने भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान के 11वें दीक्षांत समारोह में वो शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बेजुबान पशुओं की चिकित्सा का बीड़ा उठाने वाले इस संस्थान के छात्रों को मुबारकबाद देती हूं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड-19 के प्रारंभिक समय में जांच एक चुनौती थी, वहीं IVRI आगे आया और उत्तर प्रदेश सरकार को अपना सहयोग दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गोरखपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोरखपुर के महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का दौरा भी करेंगे और इस विश्वविद्यालय के सभागार, शैक्षणिक प्रखंड और पंचकर्म केंद्र का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति इस विश्वविद्यालय में एक नए महिला छात्रावास का शिलान्यास भी करेंगी। सहकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की एक मंथन बैठक आयोजित कर रहा है। ये मंथन बैठक केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित हो रही है। मंथन बैठक में 2 लाख नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी, जो ग्रामीण सेवा वितरण को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए अहम है। मंथन बैठक में सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना पर भी विचार विमर्श किया जाएगा, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना और किसानों को सशक्त बनाना है। आगामी अमरनाथ यात्रा 2025 के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक एहतियाती प्रयास के तहत भारतीय सेना, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने एक संयुक्त मॉक भूस्खलन अभ्यास आयोजित किया। अमरनाथ यात्रा पर रामबन के CMO ने बताया कि हर साल की तरह अमरनाथ यात्रा हमारी प्राथमिकता है, जिसके तहत 17 जगहों पर कैंप लगाए जाएंगे, जिनमें लॉन्चमेंट सेंटर और लंगर भी शामिल हैं। पवित्र अमरनाथ यात्रा के जम्मू आधार शिविर यानी निवास में आगामी तीर्थ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए ट्रायल रन किया गया। अमरनाथ यात्रा के लिए आज से तत्काल पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू में प्रशासन द्वारा स्थापित विशेष केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि चारधाम यात्रा पर 24 घंटे का प्रतिबंध हटा लिया गया है। मानसून पूरे देश में पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में मध्य भारत, उत्तर पश्चिम भारत में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 1 और 2 जुलाई को येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चंपावत और उधम सिंह नगर में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए कक्षा 1 से 12वीं तक संचालित सभी शैक्षणिक संस्थाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज अवकाश घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश में आज कुछ जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। रेड अलर्ट वाले जिलों में आज स्कूल बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने सोलन, सिरमौर, कांगड़ा और मंडी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। देश के दूसरे हिस्सों में भी बारिश का नजारा देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के कई हिस्सों में रिमझिम बारिश हुई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ शहर के कई हिस्सों में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति देखने को मिली। ओडिशा राज्य के उत्तरी हिस्से में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। क्षेत्र की कई प्रमुख नदियां लगातार उफान पर हैं। बालासोर और मयूरभंज जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बिहार के पटना, गया, बांका और औरंगाबाद जैसे जिलों में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। मौसम विभाग ने बिहार के 10 जिलों के लिए भारी बारिश का वज्रपात का रेड अलर्ट जारी किया है। मिजोरम में 51.38 किलोमीटर लंबी बेरादी सेनांग रेलवे लाइन पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। सिलचर के रास्ते आइजोल को भारत के रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली इस परियोजना में 48 सुरंगें और कई पुल शामिल हैं। ये रेलवे लाइन उत्तर पूर्व की कनेक्टिविटी और विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस सुरंग में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। दिल्ली मेट्रो की ग्रीन लाइन पर आज से एक बदलाव होने जा रहा है। ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेशन से चलने वाली ट्रेनें अब सीधे कीर्तिनगर तक जाएंगी, जबकि मुंडका से चलने वाली ट्रेनें इंद्रलोक तक चलेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के तपोवन में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए संघ के जोन 2 के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य समकालीन समय में लोकतांत्रिक संस्थानों को सशक्त बनाना और श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों को साझा करना है। श्रावण मास में श्री काशी विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज बस का बेड़ा तैयार किया जा रहा है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य सड़क परिवहन निगम की बस सेवाओं को दुरुस्त और व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। हैदराबाद के पटनचेरू औद्योगिक क्षेत्र में एक रासायनिक कारखाने में भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें 20 से अधिक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए और कई अन्य फंस गए। विस्फोट के कारण भीषण आग लग गई, जिसने कारखाने के कुछ हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और राहत और बचाव कार्य जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी के आवास को लेकर अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि आप पार्टी की कब्जे वाली मानसिकता है। देश की राजधानी दिल्ली और राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रह रहे कुल 92 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। असम में निर्माणाधीन 4 लेन मोरन डिब्रूगढ़ सड़क पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा लगभग पूरी हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मोरन में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में इस इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा के उद्घाटन होने की उम्मीद है। एनडीएमसी 5 जुलाई से 2 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन करेगा। यह महोत्सव नई दिल्ली के चाणक्यपुर स्थित पालिका सेवा अधिकारी संस्थान में मनाया जाएगा। इस आयोजन में लोगों को देश भर से मंगाई गई आम की विस्तृत किस्मों को खरीदने का अवसर मिलेगा। साथ ही इसमें आम रस, अचार, खुदा और मिठाइयों जैसे आम आधारित उत्पाद भी उपलब्ध होंगे। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाट आईएनए अग्निकांड में प्रभावित शिल्पकारों के लिए 5-5 लाख रुपए की राहत की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि सपा शासनकाल में व्यापारी वर्ग सबसे ज्यादा असुरक्षित और भयभीत था, जबकि डबल इंजन सरकार ने प्रदेश के माफिया मुक्त और व्यापार के लिए अनुकूल बनाया है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि बीते 8 वर्षों में यूपी को 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले, जिनमें 15 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव धरातल पर उतारे जा चुके हैं। इससे लाखों युवाओं को नौकरी और रोजगार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में पिछले एक दशक में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साल 2015 में जहां सामाजिक सुरक्षा कवरेज मात्र 19% था, वहीं 2025 तक यह 64.3% पर पहुंच गया है। ये 45% अंकों की वृद्धि देश की सामाजिक प्रगति का प्रमाण है। और फिलहाल यहां हम रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। आइए एक बार फिर से खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसने मध्य प्रदेश में 220 मेगावाट की शाजापुर और परियोजना को पूरी तरह से चालू कर दिया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए अंतिम चरण 120 मेगावाट क्षमता को पूरा होने की घोषणा की। इसके साथ ही सौर पार्क की पूरी यूनिट सेकंड अब व्यावसायिक रूप से चालू हो गई है। भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के सपने को साकार करने के करीब पहुंच रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 7.1% और विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 49% का योगदान देकर विकास के मजबूत स्तंभ के रूप में उभर रहा है। देश में यह सेक्टर 3.7 करोड़ से अधिक नौकरियों के अवसर पैदा करता है और भारत के कुल निर्यात में लगभग 8% का योगदान देता है। भारत का रिटेल सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले महीनों में इसके और तीव्र गति से बढ़ने की उम्मीद है। ये जानकारी रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से जारी की गई। आरएआई के अनुसार देश का रिटेल सेक्टर वर्तमान में 5% की दर से बढ़ रहा है। जल्दी ये गति पकड़ेगा और 9 से 10% की वृद्धि दर पर पहुंच जाएगा। भारतीय सीमेंट सेक्टर की वॉल्यूम मई में सालाना आधार पर 9% बढ़कर 39.6 मिलियन मैट्रिक टन हो गई है। सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग के जरिए एक तरफ देश के कच्चे तेल के आयात को कम करके बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत कर रही है, दूसरी तरफ इससे किसानों को भी बड़ा फायदा हो रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत सरकार बीते 11 वर्षों में अब तक किसानों को 1,18,126 करोड़ रुपए से भी अधिक का भुगतान कर चुकी है। भारत की निजी खपत में मजबूत वृद्धि देखी गई है। ये 2 दशकों में देश के सकल घरेलू उत्पाद में उच्चतम हिस्सेदारी तक पहुंच गई है। भारतीय रेलवे जल्द ही एक नया आधुनिक पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम लेकर आ रहा है, जो 1 मिनट में 1.5 लाख से ज्यादा टिकट बनाने की क्षमता रखेगा। नया सिस्टम साल दिसंबर 2025 तक तैयार हो जाएगा। यात्रा को लेकर निश्चितता में सुधार के लिए रेल मंत्रालय वेटलिस्टेड टिकटों के एडवांस चार्टिंग को जल्द लागू करेगा। ट्रेन के चलने से 8 घंटे पहले चार्ट तैयार किया जाएगा। भारत की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 9 के बाजार पूंजीकरण में इस हफ्ते 2.34 लाख करोड़ रुपए की संयुक्त वृद्धि हुई है। इसकी वजह से शेयर बाजार का प्रदर्शन अच्छा रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत बनने की राह पर आगे बढ़ते हुए नीति निर्माण के लिए समय पर और गुणवत्तापूर्ण डेटा लगातार उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल परिवर्तन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कृषि भूमि में पेड़ों की कटाई के लिए आदर्श नियम जारी किए हैं। इसका उद्देश्य नियामक ढांचे को सरल बनाने और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन करना है। आगामी एनटीएमएस पोर्टल पर कृषि वानिकी वृक्षारोपण के जियो टैग के डेटा को रखा जाएगा
और पेड़ों की कटाई के लिए किसानों के आवेदनों को मंजूरी देने की सुविधा होगी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने जियोस्टैट मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। ये पहल सभी नागरिकों के लिए आधिकारिक सांख्यिकी को सुलभ और उपयोगकर्ता केंद्रित बनाने की भारत की प्रतिबद्धता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ब्रांड फाइनेंस इंडिया 2025 रिपोर्ट में अमूल देश का सबसे भरोसेमंद फूड ब्रांड बना है। अमूल की ब्रांड वैल्यू $4.1 बिलियन रही, जबकि मदर डेयरी $1.15 बिलियन के साथ दूसरे नंबर पर है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स ने रविवार को घोषणा की कि वह जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में प्रमुख हिस्सेदारी खरीदेगा और 19,500 करोड़ रुपए के सौदे से वह भारत की दूसरी सबसे बड़ी दवा कंपनी बन जाएगी। पश्चिमी तुर्की प्रांत स्पेन में भीषण आग को बुझाने का प्रयास किया गया। बताया गया है कि 11 विमानों और 27 हेलीकॉप्टर की सहायता से 1000 से अधिक अग्निशमन कर्मी आग बुझाने में जुटे। चिली में रविवार को मतदाता मतदान केंद्रों पर राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक के उत्तराधारी को चुनने के लिए प्राथमिक चुनाव में शामिल हुए, जो नवंबर में होने वाले अगले राष्ट्रपति चुनावों में वामपंथी गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। पोप लियो ने वेटिकन में रोम के संरक्षक संत पीटर और पॉल के लिए सामूहिक प्रार्थना समारोह के दौरान 54 नए महानगरीय आर्कबिशपों को बैलून लगाया। मैक्सिकन अधिकारियों ने कहा है कि देश के मध्य में ईंधन चोरी करने वाले एक शक्तिशाली आपराधिक संगठन के हिस्से के रूप में 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 9 जुलाई के बाद वैश्विक टैरिफ से राहत नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद वह अधिकांश देशों पर टैरिफ पर 90 दिवसीय रोक को बढ़ाने की योजना नहीं बना रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर कोई देश अमेरिका के साथ सौदा नहीं करता तो उसे टैरिफ देना होगा। अमेरिकी संसद सीनेट में डोनाल्ड ट्रंप के खर्च विधेयक को मतदान के लिए आगे बढ़ाया गया। मतदान में इस प्रस्ताव पर कई रिपब्लिकन सांसदों का मत अलग और विभाजित दिखा। ये खर्च विधेयक प्रस्ताव ट्रंप के घरेलू एजेंडे के प्रमुख हिस्सों को पूरा करेगा, साथ ही सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में भारी कटौती भी करेगा। सर्बिया में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के 12 साल के शासन को समाप्त करने और शीघ्र चुनाव कराने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। उत्तरी डाहो में आग बुझाने के दौरान 2 अग्निशमकों की गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद घटनास्थल पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। सुरक्षाकर्मी अभी भी हत्यारे की तलाश कर रहे हैं। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने साओ पाउल के मुख्य मार्ग पर सैकड़ों लोगों को इकट्ठा कर तख्तापलट के आरोप के लिए सुप्रीम कोर्ट में लंबित न्यायिक मामले से पहले समर्थन जुटाने के लिए रैली निकाली। स्पेन के सिविले में आज से 3 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा वित्तपोषण पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इसका मकसद जलवायु वित्तपोषण और वैश्विक ऋण सुधार को दूर करने के लिए एक सार्वजनिक और निजी पूंजी जुटाने पर होगा। दक्षिणी यूरोप में भीषण गर्मी की लहर के कारण जंगल में आग लगने का खतरा बढ़ गया है। इटली, ग्रीस, स्पेन और पुर्तगाल सबसे अधिक प्रभावित हैं। फ्रांस के अधिकांश हिस्से में भीषण गर्मी की चेतावनी भी दी गई है। चीन के गुइझोउ प्रांत के बाढ़ प्रभावित दक्षिणी शहर रोंगजियांग में बचाव कार्य जारी है। बताया गया है कि पिछले 2 दिनों में दक्षिणी चीन में 13 प्रमुख नदियां तूफान की चपेट में आ गई हैं और इनका जलस्तर चेतावनी स्तर से ऊपर चला गया है। रूस ने पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य यूक्रेन पर रात में ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिससे घरों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और कम से कम 6 लोग घायल हो गए। बैडमिंटन में भारत के उदीयमान सितारे आयुष शेट्टी ने यूएस ओपन सुपर 300 के पुरुष सिंगल के फाइनल में कनाडा के ब्रायन यांग पर सीधे गेम में जीत के साथ अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीत लिया है। महिला सिंगल फाइनल में 16 वर्षीय तन्वी शर्मा अमेरिका की विवेन झांग से संघर्षपूर्ण मुकाबले में हारकर उपविजेता रहीं। अपना पहला विश्व टूर फाइनल खेल रही तन्वी शर्मा को 11-21, 21-16, 10-21 से हार का सामना करना पड़ा। टेनिस के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट विंबलडन 2025 का आगाज आज से होने जा रहा है। लंदन में आयोजित हो रहे विंबलडन 2025 का फाइनल 13 जुलाई को होगा।
विंबलडन 2025 के पहले दौर में डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्कराज आज अपने अभियान की शुरुआत फेबियो फोगनिनी के खिलाफ करेंगे। अल्कराज की कोशिश होगी कि वो लगातार तीसरा विंबलडन खिताब अपने नाम करें। ये मैच शाम 6 बजे से खेला जाएगा। विंबलडन 2025 महिला सिंगल में आज स्पेन की पाउला बाडोसा केटी बोल्टर से भिड़ेंगी। विंबलडन पुरुष और महिला डबल्स मुकाबलों की शुरुआत 2 जुलाई से होगी। विंबलडन महिला सिंगल की दूसरी नंबर की खिलाड़ी कोको गॉफ मंगलवार को डायना यास्ट्रेमस्का के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। कोको गॉफ ने इस साल फ्रेंच ओपन के रूप में बड़ा खिताब जीता, जबकि वही 2023 में इस खिलाड़ी ने यूएस ओपन के खिताब को अपने नाम किया था। भारतीय महिला हॉकी टीम को रविवार को बर्लिन में चीन के खिलाफ खेले गए मैच में 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही FIH हॉकी प्रो लीग 2024-25 में भारतीय अभियान समाप्त हो गया। FIH हॉकी प्रो लीग में नीदरलैंड शीर्ष पर रहा, अर्जेंटीना दूसरे और बेल्जियम लीग में तीसरे स्थान पर रहा। चीन अंक तालिका में चौथे स्थान पर रहा, वहीं भारत अंतिम स्थान पर रहा। भारतीय टीम को प्रतिष्ठित FIH प्रो लीग में फिर से अपना स्थान हासिल करने के लिए FIH नेशंस कप खेलना होगा। हैरी केन के 2 शानदार गोलों की बदौलत बायर्न म्यूनिख ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बायर्न ने ब्राजील के फ्लेमेंगो को 4-2 से हराया। बायर्न म्यूनिख अब फीफा क्लब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए शनिवार को अटलांटा में पेरिस सेंट जर्मन से भिड़ेगा। एवर्टन फुटबॉल क्लब के स्टार स्ट्राइकर डोमिनिक कैल्वर्ट-लेविन ने रविवार को घोषणा की कि वे जून के अंत में अपना अनुबंध समाप्त होने के बाद क्लब को छोड़ देंगे। वे अब फ्री एजेंट के रूप में उपलब्ध होंगे। मैकलारेन के लैंडो नॉरिस ने रविवार को आयोजित फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री में टीममेट ऑस्कर पियास्ट्री दूसरे स्थान पर रहे। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।